एक बार वेक्टर का ओवरव्यू कर लेते हैं, है ना। वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड ये भी है, डायरेक्शन उसकी ये है। तो इनिशियल पॉइंट होता है एक टर्मिनल पॉइंट होता है, वही हेड और टेल। वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है ना। उसको डिफाइन कर इससे डिनोट करते हैं, या इससे डिनोट करते हैं, या फिर केवल सिंपल वो मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। और एरो इंडिकेट करता है कि वो एक वेक्टर है जिसकी एक डायरेक्शन है, ये जो एरो बनाया है। पोजीशन वेक्टर यही, ये पर्टिकुलर इसकी पोजीशन, उसकी पोजीशन हमने क्या पढ़ी है, √x² + y²। तो ये अलग अलग A B C सबकी अलग अलग पोजीशन है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जो भी वो पर्टिकुलर है, इसको 2D में देखो, जो भी पर्टिकुलर है वो x डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है तो वो अल्फ़ा, y डायरेक्शन में कितना बना रहा है तो बीटा। तो उसका कॉस अगर ले लेंगे हम तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। अल्फ़ा बीटा जो गामा है वो सब एंगल्स हैं, और उसका कॉस प्रोडक्ट ले लिया तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, L M और N से। फिर कोई भी ट्राइंगल बना ऐसे, तो उसका अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो उसका x है और ये उसका डिस्टेंस है, तो कॉस अल्फ़ा मेरा क्या हो जाएगा, x/r। नींद आ रही पलक? नहीं, पंखा चला रहे, पंखा चलाओ। चाय वाय चाहिए तो बता देना। पंखा पलक को चाय चाहिए जा। पहले वो डेडिकेटेडली पढ़ाई करे फिर समझेगा क्या है। सुना? मुझे आता जाएगा चलने में लेकिन कम लगता रिप्लाई सुना उसका? है। तो यहाँ से हम x को क्या लिख सकते हैं, r इंटू कॉस अल्फ़ा। y को क्या लिख सकते हैं, r इंटू कॉस बीटा। यह आया कहाँ से लिखा कि नहीं आया? पलक बोले नहीं। हाँ ऐसे और कहाँ आ गया। तो ये क्या होता है, l, तो l इंटू आर हो गया। तो कोई भी उसके उसके एक्स वाई जेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, LR MR NR, है ना। डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में अगर लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये देख क्या कर रहे हैं, L M और N में उसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान आया, यूनिट वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो जितना बड़ा वेक्टर होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक का है, तो उस हिसाब से उसका r मल्टीप्लाई कर दो, जितना मैग्नीट्यूड है उसका। r क्या मैग्नीट्यूड ही है ना। तो L M और N क्या है उसके, एक तरीके से यूनिट वेक्टर है, और उसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, वही बात है। कॉम्प्लेन भी तो हो सकता है। कंपोनेंट, हाँ सही बोला। r cos अल्फा क्या है, उसका कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट क्या होता है यार, अगर ये एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर। तो उसका x कितना है, उसका y कितना है, तो x, y। तो x क्या है, उसका कंपोनेंट ही तो हुआ x कंपोनेंट। यही है। तो ये तो 1 हो जाएगा। और ABC, अब ABC क्या दिया इनने, अच्छा DRs को, LR को मतलब A ले लिया, तो जो DRs होंगे उसका ज़रूरी नहीं है कि 1 आए, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया ना सब में। तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो
1 ही रहेगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। टाइप ऑफ वेक्टर्स, जीरो वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, तो एक वो पॉइंट ही हो गया, ठीक है, उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइन अ डेफिनेट डायरेक्शन, क्योंकि जहाँ शुरू है वहीं ख़त्म है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना। जनरली क्या होता है? डायरेक्शन बताता है वो, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इससे, है ना। ये क्या होता है बताना पढ़ के। इनिशियल पॉइंट होगा स्टार्टिंग। ठीक है, जैसे मान लो ओरिजिन से स्टार्ट हो तो ये होगा। अरे मुझे ठंडी लग रही, तू उधर कुर्सी लेकर बैठ जा, वाला चला ले। ठंडी नहीं लग रही है तुम देवर सेइंग कि तू जल्दी आ गई, थोड़ा बाद में आना चाहिए था। शाम को आना, शाम को। कोलिनियस वेक्टर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में पैरेलल ही हैं दोनों। हाँ, पैरेलल टू वन पर्टिकुलर। इक्वल वेक्टर्स कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन भी। नेगेटिव वेक्टर तो बता ही दिया, इसकी डायरेक्शन को बस चेंज कर दो, है ना। रिप्रेजेंट इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर हो और साउथ के 30 डिग्री वेस्ट हो, तो ये साउथ है, इसका 30 डिग्री वेस्ट में चले जाए, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, 30 डिग्री वेस्ट में गए तो ये वेक्टर हो गया। फालतू चीज़ है। फिर क्या पूछा है? कौन से स्केलर है, कौन से वेक्टर है? सेकंड स्केलर, वॉल्यूम स्केलर, न्यूटन फोर्स है, क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। स्केलर। गलत। अच्छा हाँ सॉरी, क्या है ये? डिस्टेंस। वाह, सॉरी, अलग अलग नहीं चीज़ है मैं तुम लोग। किलोमीटर, सॉरी नहीं, मैं 30 किलोमीटर को बोल रही थी, आपने उस पर पॉइंट किया था ना इसलिए। पलक ये बता दें। स्केलर। ठीक है, अब ये हमने इसको वेक्टर नहीं मान रहे अभी, इसको स्केलर मानेंगे। क्यों? क्योंकि स्पीड बस बताइए, उसकी डायरेक्शन नहीं बताई कहाँ पे होगी। तो यही डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। वेलोसिटी हैज़ ए डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज़ ए वेक्टर। स्पीड इज़ ए स्केलर, क्योंकि बस एक स्पीड होती है, वो नहीं पता कहाँ जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है तो वो स्केलर हुआ, लेकिन 20 किलोमीटर पर स्पीड पे इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर जा रहा है तो मैं बोलूँगा कि वो वेक्टर है। इसलिए ये स्पीड की डायरेक्शन दी है तो ये वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये भी है। कौन सा वेक्टर ये है? कोलिनियर है। कौन सा इक्वल है? कोलिनियर क्या होता है? पैरेलल। तो इसमें इस डायग्राम में कौन कौन से पैरेलल हैं? पैरेलल नहीं पता? ये भगवान। अरे नहीं, पैरेलल कहाँ, कोलिनियर बोला। कोलिनियर का मतलब कौन कौन से वेक्टर पैरेलल हैं, एक ही लाइन में है, सेम लाइन में। इस डायग्राम में कौन कौन से हैं पैरेलल? ए और सी। ए और सी, और ए और डी, और सी और डी, सब एक दूसरे पैरेलल। इक्वल कौन से होंगे? तो दोनों बराबर होंगे।
तो ये और ये C और बराबर है। और C और D कोइनिशियल में मतलब से कौन से एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं? बेस से डी। वो उसमें इक्वल में C और D क्यों नहीं होगा? सी और डी क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन नीचे है। इक्वल बैक और दिख कैसे रहा ओ तुझे? ये और ये बराबर कहाँ से दिख रहा है? ये थोड़ा बड़ा है लेंथ में। वैसे भी इक्वल वेक्टर्स में बताया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होनी चाहिए। तो मान लो एक वेक्टर ऐसा है और एक ऐसा है, भले मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन बराबर नहीं है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स ये है, जिसका यहाँ हेड होगा वहाँ पे उसकी टेल रखेंगे और ऐसे करेंगे। पता है ना ये तो ट्राइंगल लॉ से आ जाएगा ये सम। अब ये देख ए और बी ऐसे खुले खुले घूम रहे थे, तो इसका कैसे निकालें? तो बी को उठा के यहाँ पे ले आओ ऐसे, तो इसके हेड में इसकी टेल को जोड़ो, फिर इसकी टेल से इसको हेड को जोड़ दो, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। आया समझो? ऐसे ही अगर ए माइनस बी जोड़ना हो मुझे तो इसका पहले माइनस बी बनाओ, डायरेक्शन ऐसे ही बदलो, ये माइनस बी हो गया, फिर माइनस बी को उठाओ और इसके वहाँ पे रख दो, तो ये माइनस बी हो गया। अब ए और माइनस बी को जोड़ेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, इसकी टेल और इसका हेड जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर ए माइनस बी। अब मुझे सेम अगर मान ले बी माइनस ए करना हो तो क्या करूँगा? तो ए नेगेटिव है, तो ए का नेगेटिव करूँ तो इधर पे ए नेगेटिव आएगा, फिर मैं इसको उठा के कहाँ पे जोड़ूँ? अरे एक का हेड और एक का टेल मिलाना है बस, ये हो गया। अब इसकी टेल और इसका हेड मिला दूंगा तो ये आ गया। मतलब मैं इसको ऐसे भी जोड़ सकता था मैं माइनस ए को यहाँ भी रख सकता था, मतलब किसी की भी हेड किसी की भी टेल जोड़ना है तो भी मेरा आंसर ऐसा आएगा। पहले मैंने यहाँ रखा था, सॉरी ऐसा रखा था ऐसा, तो मेरा वेक्टर ये आ रहा था। तो अल्टीमेटली जो भी मेरा रिजल्टेंट है वो देख ले एक सही आ रहा है ना, डायरेक्शन तो उसकी सेम है। भाई जो मेरा रिजल्टेंट है सेम है क्या ये दोनों, ये और ये हाँ सेम है कि नहीं है? है ना? अब बोलोगे कि नहीं ये तो अलग है और ये अलग है बगल में उसके, इतने का डिफरेंस है। अरे भाई कोई वेक्टर होता है उसमें दो चीज़ होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, हाँ है। तो ये वेक्टर इक्वल होगा कि नहीं हुआ है? तो पहले वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया। फिर ये काम इससे भी कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, इसमें वही है, ये ए है और ये बी है, तो इसमें से एक को इधर बनाओ एक को इधर बनाओ और फिर ये रिजल्टेंट हो जाएगा। सेम है ना ट्राइंगल लॉ से, बस यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, यहाँ टेल और टेल को मिला ले रहे हैं। नहीं तो क्या करते लोग ट्राइंगल लॉ में, ये ए है और फिर यहाँ बी को मिलाएंगे ऐसे और फिर यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगा देंगे। बट टेल और टेल नहीं मिलाना है ट्राइंगल लॉ में, वो गलत होगा। जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ लो चाहे इसको जोड़ लो, एक ही बात है। ये प्रूफ कैसे कर रहे हैं कि पहले ए लिया उसमें फिर बी जोड़ दिया तो सी आ गया, तो ये ए प्लस बी हो गया। अब मैं इस केस में पहले बी ले लूँ फिर ए रख दूँ फिर जोड़ दूँ तो ये बी प्लस ए आ गया। अल्टीमेटली मेरा रिजल्टेंट सेम ही आएगा दोनों केस में, इसलिए ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होगा। क्या है समझ में? ये क्या बता रहे हैं, इसमें सी भी जोड़ दिया तो ये ए है नहीं सॉरी ये ए है ये बी है, तो ए और बी में ये ए प्लस बी है। फिर ये वेक्टर
और ये वेक्टर सी है, इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया मेरा। ठीक है, इस केस में क्या किया, पहले बी और सी को जोड़ लिया तो ये आ गया, फिर ए और ये वाला इसको और इसको जोड़ा तो ये आ गया। तो दोनों केस में आंसर तो वही आ रहा है ना। तो या तो पहले ए प्लस बी को जोड़ लो या पहले बी प्लस सी को जोड़ लो, आंसर मेरे सेम आएगा। और इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो वेक्टर वही रहता है। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, कोई भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, जितने से हम मल्टीप्लाई करें उतने से चेंज हो जाएगा। टू से मल्टीप्लाई किया तो हाँ, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, सिर्फ मल्टीप्लाई करने तो क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड सेम चेंज हो रहा है पर किसका हो रहा है? वेक्टर का। वेक्टर का। ओके। एक वेक्टर है, वेक्टर में दो चीज़ है, एक मैग्नीट्यूड है एक डायरेक्शन है। इसमें मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अरे कोई एग्जांपल ले लें, ए इज इक्वल टू मान लें 2i कैप प्लस 3j कैप है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है √13। इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 2 जार 8i कैप प्लस 4 3 जार 12j कैप। और मेरा जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये कुछ नहीं, पुराने वाले का 4 इंटू √13 कर दें, सिंपल। तो यहाँ पे हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया तो देख उसका मैग्नीट्यूड छोटा हो गया, पहले से हाफ हो गया। 2 का मल्टीप्लाई किया तो पहले से डबल हो गया। -हाफ से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन बदल गई। -2 से मल्टीप्लाई किया तो पुराने की डायरेक्शन बदल हो गई और डबल भी हो गया। उसी में माइनस वाला कर देंगे, 0 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये पता ही है, बता ही दिया। एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट इससे करते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बोले तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। ठीक है। तो यहाँ पे 1,0 है ना, तो मुझे अगर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना तो ये लिखूंगा ना, आई कैप वन कॉमा जीरो, ये नहीं, वहाँ लिखेंगे तो ये एक्स है तो 1,0, वाई के केस में ये हो जाएगा, जेड के केस में ऐसा हो जाएगा। तो यही बता रहा, आई कैप ये है, जे कैप ये है और के कैप ये है। कुछ है नहीं, मतलब ठीक है उसका यूनिट वेक्टर हुआ। उसमें अपन जितना भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट वेक्टर में, यहाँ एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ वाई मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ जेड मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स मल्टीप्लाई किया तो उसका एक्स कंपोनेंट आके उतना कुछ मैग्नीट्यूड आ गया, वाई का उतना आया, जेड का उतना आया, और तीनों का पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। इसको छोड़ 2D में समझो, 3D में कंफ्यूज करोगे। ये है मेरा पॉइंट। अब इसमें मैंने क्या किया, यूनिट वेक्टर एक्स का कंपोनेंट है वो एक्स, ये एक्स डिस्टेंस है, और ये वाला जो है ये वाई है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये लिखूंगा ना। अरे एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन ये है, कुछ भी ले ले यार, 5 ले ले, इसको 4 ले ले, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप ना, क्योंकि आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कंपोनेंट में डायरेक्शन। तो एक्स कंपोनेंट में ये है वेक्टर, वाई में ये है, उसका फाइनल आंसर ये आ रहा है। इसको मैं ऐसे भी बना लूँ यार, 5 4 जे कैप, दोनों को ऐड करूँगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, यही आएगा ना, 5i प्लस 4j हैं। पलक समझ नहीं आ रही, आवाज़ ही नहीं आ रही तेरी तो। हाँ। ये मैग्नीट्यूड निकालना बता रहे हैं।
ये एक वेक्टर ये है, एक दूसरा वेक्टर ये है, तो उनको जोड़ते हैं तो क्या होता है, आई वाले जोड़ लो, बी जे वाले जोड़ लो, के वाले जोड़ लो। आई आई जे जे के। हाँ, माइनस करेंगे तो क्या होगा, आई जे और के का अलग अलग कर लो। दो वेक्टर इक्वल हैं तो क्या होगा, उसके एक्स कंपोनेंट बराबर होंगे, वाई कंपोनेंट बराबर होंगे, और ये बराबर होगा। ये मल्टीप्लिकेशन आता ही है, इसमें क्या बताएं। ये भी सब आते ही है। दो वेक्टर ये और ये वर कोलिनियर इफ़ एंड ओनली इफ़। कब कोलिनियर होंगे? कोलिनियर मतलब दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल या एक ही लाइन, जो भी बोलो, एक ही लाइन में है, एक ही डायरेक्शन सेम है, उनकी डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसका मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से कुछ भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल बताता हूँ। एक वेक्टर ये है, तो दूसरा वेक्टर इसका कोलिनियर कौन होगा, जब भी इसको हम कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर होंगे, क्यों? तो ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। तो निकालना को तो कैसे निकालूँ, उधर पे कितना आया था, 6 आई कैप था ना, इधर 2 आई कैप था, तो कुछ नहीं 6/2 कर दूंगा। 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब मैंने, पता लग गया। और नहीं तो बताया था यूनिट वेक्टर निकालूंगा और दोनों देखूंगा, दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही क्या, यूनिट वेक्टर सेम होगा तो ठीक है, सेम है। अगर वेक्टर को मैंने ऐसा लिखा है तो मेरा a1 a2 और a3 क्या है, वो उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब इसको समझो, इसका मतलब वो मेरा x डायरेक्शन में इतना है, x डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जैसे मान लो इसको 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप मैं लिखूँ और 5 के कैप लिख दूँ, तो इसका मतलब वो x डायरेक्शन में मेरा 2 मैग्नीट्यूड का है ना। x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, तो उसमें 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 2 आई कैप आ गया। ऐसी y डायरेक्शन ये है, उसमें मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गया मेरा, ठीक है। अब उनको जोड़ दूंगा तो 3 यहाँ पे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। और 3D केस में के साथ भी कर लो, और तो a1 a2 और a3 मेरा क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। मतलब मुझे उस वेक्टर की डायरेक्शन पता लग जा रही है, इसलिए उसका नाम है डायरेक्शन रेशियोज, कि x डायरेक्शन में कितना है, वो y डायरेक्शन में कितना है और z डायरेक्शन में कितना है, उसके भी यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँच जाऊँगा। और डायरेक्शन रेशियोज है, अब कोसाइन होता तो उसका यूनिट वेक्टर उसका हमेशा वो मैग्नीट्यूड 1 होगा, और अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स मतलब कुछ कांस्टेंट होगा। हाँ ठीक है, तो अगर वो ऐसा होगा तो वो डायरेक्शन रेशियो उसके फॉर्म में लिखा हुआ है, हम उसको एल को कॉस अल्फा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये जो आंसर है मेरे, ये हमेशा यूनिट वेक्टर देगा, ये है या फिर ये यूनिट वेक्टर देगा। अरे ये पढ़ा है ना यार, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल, कितना होगा, ठीक है ना। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल कितना होगा, है ना। और ये 1 पढ़ा हमने, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकला, इस जो भी ये मान ली ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकला, 1। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 निकला। इसका मतलब जहाँ भी डायरेक्शन क्वेश्चन लिखे हुए हैं वहाँ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। अब ये और ये इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें y दिया नहीं है, तो इक्वल कब होंगे, जब डायरेक्शन सेम होगी। इसका मतलब इसमें कुछ तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तब ये आएगा, तो मतलब x इजिकल टू यहाँ x 2 के बराबर होगा, यहाँ 2 y के बराबर होगा, और z यहाँ 1 के बराबर होगा। कुछ नहीं, आ गया आंसर सीधे सीधे। ये सब आसान से यूनिट वेक्टर निकालो, ये सब करो, ये सब कर लोगे तुम लोग, ये भी कर लोगे।
डायरेक्शन रेशियोज लिखो इस वेक्टर के, है ना, और फिर कैलकुलेट करो डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियोज इसके क्या होंगे, वो तो सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है, कितना हो जाएगा 1 ठीक है, ये वो है। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालूँ मैं, कैसे निकालूँ डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है इस वेक्टर का पहले मैं यूनिट वेक्टर निकालूंगा। यूनिट वेक्टर निकाला, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, वो किसका होता है, यूनिट वेक्टर का। तो इसका मैं यूनिट वेक्टर निकाल दूंगा, यूनिट वेक्टर निकालूंगा, उसके उसके वहाँ पे जो भी आएंगे, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ आएगा वो सब LMN होंगे। नहीं आया समझ में? डायरेक्टली आर निकाल दूंगी तो कर सकते हैं, रिजल्ट है। नहीं आर मत निकाल, कंफ्यूज होगी। अरे इसका ये बता मुझे कितना होगा, यूनिट वेक्टर निकाल कितना होगा इसका, इसका रूट में बता, 1 रूट 6 आएगा ना, 1 1 और 4 ठीक है, रूट 6, तो 1 बाय रूट 6 1 बाय रूट 6 माइनस 2 बाय रूट 6, तो ये L हुआ, ये M हुआ और ये N हुआ, या फिर ये कॉस अल्फा हुआ, ये कॉस बीटा हुआ, ये कॉस गामा हुआ, है ना। तो यही तो है उसके डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे ये, अरे समझ नहीं, मतलब DR और DC से हमें क्या पता लग रहा है, इस पॉइंट का पता लग रहा है हमें कहाँ पे है ये, इसकी डायरेक्शन पता लग रही है, मतलब वो इस डायरेक्शन में, इसलिए उसका नाम ही है डायरेक्शन कोसाइन। मैं बोलूँ जैसे मान ले कोई पर्टिकुलर चीज़ है, वो x से पर्टिकुलर इस एंगल पे है, इस एंगल पे, तो उसका तो यही डायरेक्शन हो गई ना, फिक्स हो गई, मतलब x इस डायरेक्शन में, तो y से अपने आप इसी डायरेक्शन में हो गया वो तो उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई कि इसी डायरेक्शन में होगा कहीं पे, तो मुझे डायरेक्शन पता लग गई ना उस वेक्टर की। तो वही DCs क्या हैं, उस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहे हैं। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट्स ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं उनका वेक्टर क्या होगा, ये होगा। पलक ने बहुत बार बता दिया ये, तो अब तो उसको याद होगा। उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये होगा, वो तो कुछ नहीं है, वेक्टर में लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड करना आता ही है। सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन आए नहीं अभी तक, तो सेक्शन फार्मूला जैसे वहाँ पे पढ़ा था वही काम हम यहाँ करते हैं, है ना। वेक्टर के साथ जैसे पर्टिकुलर ये लाइन है, उसको ये m/n में बांट रहे हैं, ये PQ लाइन है, मतलब इसको m/n में बांट रहा है ना ये। तो उसका ये मान ले, इसका वेक्टर दिया है A, इसका वेक्टर दिया है Q का B, तो R का वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा वो वाला ध्यान है नहीं ध्यान है बताओ। m/n यहाँ पे x1 y1 लिखते थे, यहाँ x2 y2 लिखते थे यहाँ पे xy लिखते थे, तो कितना होता था x की वैल्यू बताओ, mx2 mx2 plus n into x1 upon n plus है ना, n इंटू x1। तो यहाँ भी वही करेंगे हम, m इंटू उल्टा वाला b, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये इसकी डायरेक्शन b है ना, और इसकी ये है, तो m में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और a में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करके लिख देंगे ये, और नीचे इससे r क्या पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, और भी मैग्नीट्यूड नहीं है ना, वेक्टर है, सब कुछ वेक्टर है यहाँ पे, आंसर भी वेक्टर आ रहा है, ये भी वेक्टर है, और m और n क्या है, उसका कितना रेशियो में बांट रहे हैं, मान लो जैसे p और q है वो 1:2 में बांट रहे हैं,
छोड़ इसका एग्जांपल देख लेते एक आध दिया हो तो। ये वाला ही पढ़ा होगा जब वो पी क्यू के बाहर कहीं पे है, वो m/n में ऐसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल है, मतलब एक्सटर्नली क्या करता है, क्या बोलते हैं यार, एक्सटर्नली लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली मतलब सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। अरे बोलो ना, पता है कि नहीं पता, पहले पढ़ा है। नहीं पता तो बताता हूँ, नहीं पता ईशा को। ये P है, ये Q है, ये पॉइंट है, ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब अगर मैं बोलूँ कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब P और Q को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये एक पॉइंट है जो इनको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो P से डिस्टेंस हो जाएगी उसकी m, और Q से डिस्टेंस हो जाएगी उसकी n। ठीक है, ये P है, ये Q है, और ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में हम क्या लिखते थे, m के साथ में x2 माइनस n इंटू x1 माइनस m माइनस n। नहीं पढ़ा ये? एक्सटर्नल वाला नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ बस माइनस आ जाता और कुछ नहीं होता है। अरे जैसे यहाँ पे केस में क्या था, ये P है, ये Q है, और जो भी ये पॉइंट x कमा हुआ है, तो इससे डिस्टेंस m होती थी, ये वाली n होती थी। ऐसे अगर बाहर है तो P से डिस्टेंस m और Q से डिस्टेंस n, बस वहाँ पे ऐसे करके माइनस आ जाता था, यहाँ भी ऐसे माइनस आ जाता था, उतना ही अंतर और कुछ नहीं। तो वेक्टर के केस में भी वही होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब मिड पॉइंट है तो वो पता ही है, नीचे 2 आ जाता था। शोड दैट कि 3 पॉइंट है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे प्रूफ करते थे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो ये दो वेक्टर हैं, तो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकाल लेंगे, फिर वही ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस वही करेंगे और कुछ नहीं। तो ये प्रूफ कर देंगे, और दोनों इक्वल आ जाएंगे तो बोल देंगे हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है। स्केलर ये ऑलरेडी देख लिया, एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा है, स्केलर प्रोडक्ट उसका ये हो जाएगा। और ये चीज़ ज़ीरो कब होगी, या तो ए ज़ीरो हो जाए या बी ज़ीरो हो जाए, या नहीं तो थीटा मेरा 90 हो, 90 बोले तो परपेंडिकुलर हो। एक वेक्टर दिया है, एक दूसरा वेक्टर दिया है, एक ए दिया है, एक बी दिया है, उनके बीच का एंगल निकालना हो, कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए और बी, ये होता है ना कॉस थीटा। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाल रहे थे हम, डॉट प्रोडक्ट से। कर लिया ना इस पे तो क्वेश्चन। अरे पलक ऐसे देख रही, तू पहली बार देख रहे हैं। ये याद होगा। हाँ, आई जे जे की थे। ये बस यहाँ पे मत लिख देना आई, यहाँ जे यहाँ के, नहीं तो पता नहीं स्केलर प्रोडक्ट को भी वेक्टर बना दिया आंसर। प्रोजेक्शन तो बता ही दिया, परछाई। P is a यूनिट वेक्टर अलोंग ए लाइन L, एक लाइन L है जिसपे P एक यूनिट वेक्टर है, तो एक A वेक्टर है, उसका प्रोजेक्शन, उसकी परछाई P पे कितनी होगी, A डॉट P, पता है? थीटा अगर 90 होगा तो उसका प्रोजेक्शन 0 होगा।
अगर थीटा 3π/2 होगा तब भी 0 होगा। 3π/2 बोले तो कितना हो गया एंगल में? 270। हाँ 270 डिग्री। 270 डिग्री बोले तो यही हुआ ना, 270 सही बनाया ना? अरे इसको x, इसको y मान लो, तो ये 270 पे तो है पलक। ये वाला बताना, मुझे समझाना। अरे बोलना ही पड़ेगा क्या? तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ, ऐसे नहीं बताओगे? ए, दोनों के नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ गया ईशा? नहीं आया समझ में? एक सेकेंड। अरे एक ये वेक्टर दिया तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालूं मैं? एक वेक्टर दिया हुआ है, इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालूं मैं? 2, 3, 5 ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे? वो रेशो हो जाएंगे। हाँ वो रेशियोज होंगे। मुझे एल, एम और एन चाहिए। तो हाँ अ, तो हाँ, अरे एक सेकेंड। अरे पलक बता दे यार। यूनिट वेक्टर निकालेंगे हाँ उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसका देख लेंगे। तो उसका यूनिट वेक्टर क्या जाएगा? रूट ओवर और डिवाइड कर देंगे, रूट ओवर 2y 2² प्लस 3² प्लस 5²। ठीक है, मतलब वही इसका मैग्नीट्यूड। तो 2 बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखा है इन्होंने? ए बाय उसका मैग्नीट्यूड, यही तो आई होगा पर ना? है। यही तो एल आएगा। ये 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 अब इसको इन्होंने इस फॉर्म में और लिख दिया। कुछ नहीं, ये फालतू किया, मतलब उन्हें ज़रूरत नहीं है। अरे ए डॉट आई में क्या आएगा? इसमें से क्या बचेगा अगर मैं केवल इसमें डॉट आई करूँ तो? क्या बचेगा बताओ? डॉट आई सिर्फ A1 बचेगा। केवल A1 बचेगा। नहीं समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट में होता कॉस 90, डॉट ठीक है। तो जे और आई तो गायब हो जाएंगे, के और आई गायब हो जाएंगे, केवल यही बचेगा ना? हाँ, हाँ इतना क्या सोच रहे हो? नहीं सोचिए। तो कॉम्प्लेक्स कर दिया जैसे तुम ऊपर खत्म कर दिया वही तो, ए और बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड दिया है, ये दिया हुआ है। ठीक है, एंगल निकालना उनके बीच का। एंगल कैसे निकालें? एंगल बता दिया मैंने, कॉस थीटा कितना होता है? ए और बी अपॉन ए और बी। ये दिया हुआ है, ये दिया, ये दिया, निकल जाएगा। अब ये वेक्टर दे दिया, इनके बीच का एंगल वही सेम डॉट प्रोडक्ट से हो जाएगा ये वाला। हाँ परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। इनको पहले ऐड करेंगे, इनको पहले ऐड करेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0 0 0
अब पलक क्या करती है, ये करती है, ये करती है, बहुत ये बोलेगी गलती कॉस से 90। तो इस साइड का नहीं निकालना है, इस साइड का डॉट करके निकालना है। डॉट कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी कितना होता है, A1 A2। वैसा A1 B1 क्या था, A1 A2 था कि A1, हाँ A1 A2, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसको ज़ीरो प्रूफ करेंगे, है ना। तो उन्होंने देख इसको करके, ये करके ज़ीरो प्रूफ कर दिया और लिख दिया कि वो परपेंडिकुलर है। इसका प्रोजेक्शन उस पर निकालना है तो क्या करेंगे, ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, क्या है समझ में। प्रोजेक्शन परछाई ए की बी पे, है ना। क्यों, हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट की। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। अब ए भी नहीं दिया, बी भी नहीं दिया, दिया क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ए डॉट बी कितना होता है, ए बी cos थीटा। ए बी कॉस थीटा। तो ए बी 4 दिया है, ये 2 दिया, ये 3 दिया, तो कॉस थीटा हो जाएगा 2/3। तो कॉस थीटा 2/3 आ गया। अब क्या करूँ मैं, 2/3। कॉस थीटा आ गया। अब क्या करूँ, ये कैसे निकालूँ, पहले तो इसमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो जो आएगा फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ए वेक्टर भी नहीं दिया, बी वेक्टर भी नहीं दिया। ओ हाँ, एक मिनट। उनको अपन अलग अलग लिख लेंगे, मतलब इसको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख देंगे, है ना, नहीं ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। ए का मैग्नीट्यूड कॉस उसका एंगल इक्वल टू उसका वेक्टर फॉर्म। थोड़ा सा फ्री कर लेंगे। पलक बोलिए कि ऐसा करके ऐसा कर देते। नहीं, वो मॉड के भीतर ही थोड़ा सा फ्री कर देंगे। मॉड के भीतर ही 2 - ये तो और नेक्स्ट लेवल पहुंच गई। ये मैग्नीट्यूड दिया है, यहाँ वेक्टर दिया हुआ है, मतलब इसमें वेक्टर से हाँ डायरेक्शन बट हटा दी, केवल मैग्नीट्यूड को देख लो। डायरेक्शन क्या करेगी तू, और क्या कर सकते हैं, एक मिनट। ए और बी वेक्टर दिया हुआ है 4। लेकिन ना अभी अपन ने उससे पहले कॉस। बारिश हो रही है, चलते हैं साढ़े से। हाँ बताना। अभी अपन ने वो डॉट से कॉस का कुछ निकाला था ना, उसकी वैल्यू अपन ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा कितना है अपना, ए वो तो आ ही गया ऑलरेडी। 2/3, हाँ 2/3 आया था। ए का मैग्नीट्यूड दिया है तो फिर वो ए का मैग्नीट्यूड मतलब 2 इंटू कॉस की वैल्यू जो 2/3 आई थी, उसमें जो ए वेक्टर है वो आ जाएगा 4/3। थीटा इनवर्स का देंगे। क्या क्या नहीं हाँ समझ ऐसे में तो आया, होगा। क्या बोल रही थी, क्या बोले, नहीं समझ में आया। ए अपन ने भी cos थीटा का वैल्यू निकाला है 2/3। हाँ हाँ, तो जो मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर हो गया। तो तो इस बोलिए ए वैल्यू पुट वेक्टर कर हो देंगे। जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये बोल रही है। कॉस थीटा मुझे एंगल दे रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। तो ये कहाँ से आ गया कि ये वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू ये ये यूनिट, ये ए का क्या यूनिट वेक्टर है क्या, उसकी डायरेक्शन है क्या।
नहीं, उसकी डायरेक्शन थोड़ी है ये। किसी एक को यूनिट वेक्टर पकड़ के फिर निकालेंगे। नहीं, चलो ठीक है, मैं इतना दिमाग नहीं लगवाना चाह रहा। ओ मतलब सही कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, तो वही बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इतना दिमाग लगाया कि ये ध्यान रहे। तो इसमें क्या करते हैं, ये करते हैं कि एक वेक्टर ये लिया, एक और ये लिया, अब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एक तरीके से, ए माइनस बी, उनके बीच का एंगल कितना है, कॉस थीटा। अरे भाई एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों वेक्टर सेम ही है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। हाँ, ए भी वही वेक्टर है, ये भी वही वेक्टर है, तो एंगल जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो ये वन वन हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया उसका आंसर। तो यही तो लिखा है, इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, यहाँ कॉस जीरो हुआ, कॉस जीरो वन हो गया, है ना। अब इसको मैं ब्रैकेट खोल लूँगा, तो ए इंटू ये किया, ऐसे फिर माइनस बी इंटू ये वो किया, है ना। ये मेरा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये मेरा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों बराबर होता है स्केलर प्रोडक्ट में, तो इसका आंसर तो 4 दिया है, तो माइनस फोर, और ये 2 और ये 3, और यहाँ पे स्क्वायर था, अपन को ये नहीं चाहिए, तो इसका रूट कर लो, है ना। तो इसको कर लो स्टार मार्क, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखना अपन को। इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हुआ है, पलक चली गई अभी, अच्छा आ नहीं गई। हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट ये हुआ है कि एक वेक्टर का सेम का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, तो उसका होता है ये होता है ना, क्योंकि कॉस ज़ीरो हो जाएगा 1, तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये यूज़ हुआ है। बट इवन जिसको ये भी पता होगा वो भी उसको ये नहीं सूझेगा कि मुझे ये निकालना है तो मैं उसका स्क्वायर करूँ और उसको ऐसे लिखूँ, दिमाग में नहीं आएगा उसके, इसलिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब जो एक बार देख लेगा वही कर पाएगा। ओके, तो इस पे क्वेश्चन आएगा, तो जिसको आता है वही कर पाएगा, नहीं तो फिर छोड़ के आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पड़ोसी की हेल्प लेना चाहिए। समझे नहीं। अगर ऐसे पड़ोसी रहे तो बस देख लो, हाँ, बोली ना मैं किसी की हेल्प लेती हूँ ना मैं किसी की हेल्प करती हूँ। चुड़ैल लोग ऐसे ही होते हैं। ये सिंगी चुड़ैल ऐसे ही होती, बोला, उसको बिलीव ही नहीं हो रहा, पता। अच्छा, चुड़ैल है, चुड़ैल तो बुरी है। कोई बुरा इंसान किसी का हेल्प नहीं करेगा, किसी का हेल्प लेगा, और किसी बुरा इंसान का किसी ने कोई हेल्प करेगा भी क्यों। सही बात है। नहीं, पर दीदी अच्छी है, ऐसे बुरे है। इसमें तो कुछ नहीं, इसको सीधे ओपन कर लेंगे, है ना, फिर ये बता ही दिया तो मैं, ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वो आता ही है।
चाहिए। ठंडी लग रहा है ना मुझे, गर्मी लग रहा है, पंखा चलाने के लिए। तो उधर क्यों नहीं बैठ रही है? यहीं बैठना है। क्यों? पंखा चला ले तो पहन। अच्छा वो सच्ची में ठंडी लग रही थी। और क्या? अरे वो कोने में बैठ रही है ना, मैं तो फैन के नीचे बैठ रहा हूँ। अरे उल्टा पहन रहे हो यार। अरे तू जा ना रे। देख ना मिक्सी में वॉशिंग मशीन का मौसम लगा हुआ है इसमें। उल्टा पहना है तुमने। अरे चुड़ैल से ही सीखा है। अरे उल्टा पहना है यार। उल्टी होती उल्टे चुड़ैल। पैंट। देख ले, मार रही है। वो बोल रही थी आप 5:30 बजे तक छोड़ दोगे। कहाँ जा रही? वो 6 बजे कंप्यूटर का क्लास है। अच्छा ठीक, ओके। नहीं 5:30 बजे बोला था। हाँ तो ठीक है, 10 मिनट में निपटाते हैं हाँ वेक्टर्स। ये कोलिनियर तो ठीक है, ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। उसका ट्राइंगल का एरिया भी 0 वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। ये तो पता है ना, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल वाला भी, ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन निकालना बता दिया। इसमें यूनिट वेक्टर भी लिखना है आपसे, उसका यूनिट वेक्टर, उसका A क्रॉस B, तो ऊपर आएगी डायरेक्शन। अगर B क्रॉस A करेंगे तो B से नीचे का जाएगी डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर तब ऐसा आएगा। तो ध्यान देना, तो अगर A वैसे क्रॉस तो B है तो ऊपर आएगा, B क्रॉस A तो ऐसा आएगा। अच्छा। तो इसलिए कहीं पे भी अपन ऐसे लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि पहले कौन सा लिख रहे हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो जिन्हें वेक्टर पढ़े उनको पता है कि इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, नहीं तो फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो पता ही है। ये 0 कब होता है? जब वो दोनों पैरेलल होते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं आ पाएगा। अरे साइन 0 ना, साइन 0 0 दे देगा। तो अगर A क्रॉस B अगर 0 है, इसका मतलब A B और पैरेलल हैं दोनों। अब हाँ A क्रॉस A साइन 0 0, A क्रॉस A 0 होता है। ऐसे ही माइनस A है तो भी 0 होगा। और 90 है एंगल, तो A क्रॉस B उस केस में क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि साइन 90। ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, सीधी बात है। अगर A है B है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो वो मतलब डायरेक्शन जो अपनी निकलेगी वही है। अच्छा ये चीज़ बताई क्या पलक ने? बताई, मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं इसको। हाँ देख लेना। I क्रॉस J K हो जाता है, J क्रॉस K I हो जाता है। लेकिन अगर उल्टा चला, K क्रॉस J है तो माइनस I होगा। कहीं भी उल्टा चला, अगर ऐसे चला तो ठीक है, प्लस आएगा आंसर। नहीं आ रहा समझ में? मैंने तो उसको ऊपर में आई लेके करवाया तो के जगह आई लिया था। कुछ नहीं, देख देख सेम वाला तो सीरीज 0 0 होगा, क्यों? क्योंकि साइन 0 हो जाता है। लेकिन ये वाला तो साइन 90 होगा, उस केस में पॉजिटिव आएगा। लेकिन तो इससे हम निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब 3D से भी समझ सकते हैं कि I क्या है। I कुछ नहीं, x एक्सिस है, तो इसको ऐसे समझ कि x एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, तो मुझे z एक्सिस देगा। अरे यूनिट वेक्टर बना ले यार, ठीक है।
लेकिन y इंटू एक्स एक्सिस ये मुझे माइनस जेड देगा, मतलब y इंटू एक्स कर तो नीचे वाला आया ना डायरेक्शन, तो इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, तो इससे आसान हो जाता है कि i लिखो, j लिखो, k लिखो, तो i से j गए तो k मुझे पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन j से k गए तो ये मुझे, मैं इसको हमेशा ऐसे मानता हूँ, मतलब इसकी हमेशा डायरेक्शन ऐसी होती है, तो अगर इसका उल्टा हुआ तो फिर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा। अरे ये याद नहीं रहे तो सिंपल है यार, अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सोचो और ऐसे करके निकाल लो। अच्छा हाँ, इससे एक वो बात बताता हूँ तुम्हें, हमेशा एक्स वाई की डायरेक्शन ऐसे ही लेते हैं, मतलब एक्स वाई और फिर जेड, मतलब जैसे एक्स है ये वाई है फिर जेड ऐसा होगा, समझ रहे, मतलब एक्स से वाई की तरफ मुड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुमने ऐसा लिया, एक्स यहाँ लिया, वाई यहाँ लिया, तो मेरा जेड यहाँ नहीं लूँगा फिर मैं, क्योंकि एक्स से वाई की तरफ उंगली मोड़ो तो डायरेक्शन नीचे जा रही है, तो हमेशा जो ग्राफ होता है कार्टेशियन वो हमेशा ये फॉलो करता है, ये वाला पैटर्न, मतलब ये वाला पैटर्न, मतलब एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो ऊपर वाला जेड देगा। ये बात समझ में ये नहीं वाला आने को लग रहा है। वाला एक्स, फिर उसमें ये वाई, और वो जो बाहर वाला जो निकलता है वो जेड होगा। ये एक्स वाई की तरफ मोड़ो तो अंगूठा मेरा जेड देगा, नहीं आया समझ में। ये एक्स है ये वाई है, जेड कहाँ पे होगा बताओ, ऊपर के नीचे। ऊपर। ये एक्स है ये मेरा वाई है, जेड कहाँ होगा। नीचे, हाँ। अच्छा हाँ ठीक है। इसको एक्स मान लूँ मैं, इसको वाई मान लूँ, जेड कहाँ पे होगा, नीचे। इस तरह। नीचे क्रॉस में। हम्म। और इसको एक्स मानूँ मैं, इसको वाई मानूँ, जेड कहाँ होगा, बाहर की तरफ। डॉट। समझ में आई अब बात, जेड एक्सिस कहीं भी नहीं लेना है, तुम बोलो बस वो तीन लाइन ऐसे करके बना लो, वो तो एक्स वाई जेड हो गए हैं। पलक हैंग हो गई है। अब आ रही है, अब आ रही। अटक रहा है आवाज आ रही, यार, पलक भी 5:30 नहीं हुआ। आवाज आ रही। हाँ आवाज़ तो आ रही है, बट हमें तेरा प्रोजेक्शन ही दिख रहा है बस। चलो रुकिए, अब हम अपना नेट यूज करते हैं। दूसरा फोन का नेट भी खत्म हो गया। उल्टू यूज़ करती है वो। आवाज आ रही। हाँ आ रही है, पर यार पलक 5:30 नहीं हुए तो तुम्हें पहले ही बंद भगना चाहा। नहीं, वो फोन में चार्ज खत्म हो गया अच्छा, जिससे हॉटस्पॉट ले रहे थे। एक क्रॉस बी क्या होता है, ये होता है। अब मैं सब जगह उसका वो लगा देता हूँ मैग्नीट्यूड, तो इधर तो मैग्नीट्यूड है ही, साइन का भी मैग्नीट्यूड हो गया, एन का भी मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो यूनिट वेक्टर है तो इसका तो 1 हो जाएगा। अब साइन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन इसको नीचे लिया, तो यही हो गया, तो ये भी कर सकते हैं, है ना। अरे भाई कुछ दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या अपन ऐसे कर रहे थे ना, हाँ। याद आया, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो जिसको ज़्यादा मज़ा लेना है एग्ज़ाम में तो वैसा भी कर सकता है, ठीक है। आंसर इसका बिल्कुल सही आएगा, बट मुझे ये नहीं पता मैम को ये पता है कि नहीं पता, ठीक है। तो एक आध बार ऐसे निकाल के दे देना मैम को, देखना उसको तो पता लग जाएगा उनको ये पता है कि नहीं पता। अगर वो इसमें मार्क्स दे दी तो समझना हाँ उनको पता है कि ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अगर उन्होंने नहीं दिए तो ये समझ लेना कि मैम ने बस इतना ही पढ़ा है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ा। ये बता ही दिया, ए से बी की तरफ जाएंगे तो ये डायरेक्शन आएगी, ए से बी की तरफ जाएंगे तो फिर वो नीचे डायरेक्शन आएगी, ये बता ही दिया मैंने।
ये भी समझा ही दिया। ए और बी ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड है, ठीक है। एक ये है, एक ये दूसरा है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, तो इनका एरिया हो जाएगा ए क्रॉस बी। ये ट्राइंगल होता है हाफ ए बी इंटू सी डी, हाफ बेस इंटू हाइट पड़ेगी। तो ए बी को तो उन्होंने क्या लिख दिया, ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सी डी को क्या लिख दिया, ए का साइन थीटा, ठीक है, ए का साइन थीटा है, तो ए बी साइन थीटा। तो इस चीज़ को क्या लिख देंगे हम, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इससे आया, मतलब वो बता रहे हैं, उसका डेरिवेशन बता रहे हैं कि कहाँ से आया, तो वो बता रहे हैं यहाँ से आया। तो ये चीज़ हो गई। ऐसे पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में भी वही किया, ए है, इसका ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा बी और ये आई ए साइन थीटा। तो इसमें क्या होता है ना, ऐसे ट्राइंगल कर लेते हैं, तो ट्राइंगल का ये वाला हाफ बेज इंटू हाइट का एरिया वही हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी, और डबल है तो इंटू टू कर देंगे, टू टू कैंसिल, तो अल्टीमेटली इसका पूरे का एरिया कितना आ जाएगा मेरा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये होता है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली ज़्यादा तो वो सीखे जो नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला तो इसमें ईशा डाउट है क्या कुछ, बताऊँ मैं, वो बता दिया ना, इसको ये लेंगे फिर इसको माइनस करेंगे ऐसे करके, फिर ये वाला माइनस में लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, मतलब इसके नीचे वाला ख़त्म कर देंगे। जैसे जब ये लिया तो इसके नीचे वाला ख़त्म किया, इस पर किया, फिर जब ये लिया इसके नीचे वाला ख़त्म किया, इसको ऐसे किया, फिर जब ये लिया, मतलब जब ये वाला लिया तो इसके नीचे वाला ख़त्म किया, इसको ऐसे लिया। तो उसको ये वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैट्रिक्स फॉर्म में याद कर ले बस, वो ज़्यादा सही है। ये नहीं माने तो कुछ ऐसे प्रैक्टिस करके देख लेना, तो फिर फील भी आ जाएगी, है ना। और ज़्यादा फील लेना तो बता ही दिया मैंने, दो वेक्टर के बीच का एंगल आए तो बस ऐसे करके निकाल के दे देना मैम को। एंगल पूछने से तो कॉस भी लिख वो सकते हैं, जैसे साइन भी देखेगी लिख सकते हैं। कि साइन थीटा करके लिखा हुआ है, सीधे काट देगी, बोलेगी नहीं वो तो कॉस थीटा करके निकालते हैं। फाइंडिंग यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, अच्छा ये तो कर ही दिया था। ये वेक्टर है, उसको निकालेंगे, ये और ये उसका परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये आ गया उसका, फिर इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, तो नीचे यूनिट मैट्रिक्स से वेक्टर। डिवाइड कर देंगे। दैट्स इट फॉर द चैप्टर। 5:30 भी हो गए, ये तो पलक बोलेगी। नहीं, उतनी जल्दी नहीं है।